बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी। लेक्चर 5 है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। इसमें हमारे पास ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स एंड क्रिटिसिज्म। इसको देखेंगे हम आज। स्टार्ट करते हैं। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स क्या है और इसके बारे में वर्दाइमर का क्या कहना है। मैक्स वर्दाइमर प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसको परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गेस्टाल्ट के आप ये भी कह सकते हैं टेक्निक्स भी कहा जा सकता है। ऑफ द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड इन 1923 के अंदर इसने दिया था। ही असर्टेड दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स इन द सेम वे वी परसीव अपेरेंट मोशन एज यूनिफाइड होल्स रेदर देन द क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल सेंसेशन। वो कहता है कि हम जब भी चीजों को देखते हैं एज अ होल देखते हैं, एक होल के फॉर्म में हम परसीव कर रहे होते हैं, ना कि हम इसको डिफरेंट एलिमेंट्स या क्लस्टर्स की फॉर्म में देख रहे होते हैं। दीज गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स आर एसेंशियली रूल्स बाय विच वी ऑर्गेनाइज आवर परसेप्चुअल वर्ल्ड। अच्छा, याद रखिएगा इसको। अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूल्स कौन से हैं, तो भी ये प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स है तो भी प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स की बात हो तो भी इन प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वन अंडरलाइंग प्रीमाइस इज दैट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इंस्टेंटली व्हेनेवर वी सेंस वेरियस शेप्स ऑफ आर पैटर्न्स। वो कहता है इंस्टेंटली हो रही होती है ये जो परसेप्शन या ऑर्गेनाइजेशन हम मतलब कि हो रही होती है ना, तो वो कहता है उसी वक्त होना शुरू हो जाती है, उसी वक्त हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जैसे ही हम किसी चीज को परसीव करते हैं या देखते हैं या सेंस करते हैं, ठीक है, उसी वक्त। जैसे वो मैंने बात की थी ना एक्टिव और पैसिव वाली, तो वो वाली बात है कि हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसी वक्त हमारा माइंड। डिस्क्रीट पार्ट्स ऑफ द परसेप्चुअल फील्ड कनेक्ट यूनाइटिंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। वो कहता है कि मतलब कि हम उसके जो है जब भी किसी चीज को देख रहे होते हैं तो उसके बैकग्राउंड को छोड़कर हम उसको बजाते उस खुद उसको देख रहे होते हैं, उस चीज को यूनाइट करके ऑर्गेनाइज करके। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्टेनियस एंड इनविटेबल व्हेन एवर वी लुक और लिसन। वो कहता है ये स्पॉन्टेनियस हो रही होती है, यानी कि उसी वक्त हो जाती है, ये अचानक हो जाती है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को सेंस करते हैं, जिसके बारे में हम ऊपर भी बात की है। टिपिकली वी डू नॉट हैव टू लर्न टू फॉर्म पैटर्न। वो कहता है कि हमें ये लर्न नहीं करना पड़ता कि हमने कैसे पैटर्न बनाने हैं। एज एसोसिएशनिस्ट क्लेम्ड, जैसे कि एसोसिएशन वालों ने बात की थी कि इसको हम सीखते हैं। ऑल्दो सम हायर लेवल परसेप्शन सच एज लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स बाय नेम डज डिपेंड ऑन लर्निंग। ये जो पैटर्न्स की बात की है ना गेस्टाल्ट वालों ने, वो कहता है कि ये जो पैटर्न हम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या एक एज अ होल शेप देख रहे होते हैं, इसको हम लर्न नहीं करते। इसको हम लर्न नहीं करते, हमें ये सीखना नहीं पड़ता, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली करता है इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ लेकिन कहता है कि कुछ चीजें हैं जो हमारी लर्निंग पर डिपेंड कर रही होती हैं, जैसा कि उसको लेबल करना, नाम वगैरह, ये हमारी लर्निंग पर डिपेंड कर रहा होता है। According to the Gestalt theory, the brain is dynamic system in which all elements active at a given time interact। जब वो इंटरेक्ट हो रहे होते हैं किसी चीज से, जो माइंड के एलिमेंट्स या माइंड हमारा इंटरेक्ट करता है, तो उसी वक्त वो चीजों को क्या करता है, डिफाइन कर लेता है, पैटर्न बना लेता है। हमारा जो ब्रेन है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो सके या जिसके बहुत से एस्पेक्ट्स हों, जिसके पास एबिलिटी हो चीजों को डिफाइन करने की। द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन डज नॉट रिस्पॉन्ड सेपरेटली टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इनपुट्स। वो कहता है कि जो हमारा विजुअल एरिया होता है ना, ये एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली डिफाइन नहीं कर रहा होता, ठीक है, कनेक्टिंग दीज एलिमेंट्स, बल्कि उनको कनेक्ट करता है बाई सम मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक मैकेनिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको इकट्ठा करता है, फिर हम उसको एज अ होल देखते हैं। रादर द एलिमेंट्स दैट आर सिमिलर आर क्लोज टुगेदर टेंड टू कंबाइन। और वो कहता है इसके अलावा जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है। एंड एलिमेंट्स दैट आर डिसिमिलर आर फर्दर अपार्ट टेंड नॉट टू कंबाइन। और जो एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते वो उनको हम कंबाइन करके नहीं देखते, या जो दूर होते हैं उनको कंबाइन करके नहीं देखता हमारा माइंड। ये बेसिकली ये समरी थी जो प्रिंसिपल्स हम देखने लगे ना अलग अलग करके, उनकी समरी आई है। अब हम देखते हैं गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले है जी प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, आपने जो ये गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स हैं इनको पहले मे बी आपने जस्ट इनकी डेफिनेशंस और इस तरह की एग्जांपल देखी हो। आज हम इसको इस एग्जांपल को भी देखेंगे, इस पैटर्न को भी, एग्जांपल को भी देखेंगे। इसके साथ हम जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको भी देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं, कैसे अप्लाई होते हैं या हो सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? पार्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन टाइम और स्पेस अपीयर टू बिलोंग टुगेदर एंड टेंड टू बी परसीव टुगेदर।
वो कहते हैं कि वो एलिमेंट्स या वो पार्ट्स जो एक दूसरे के करीब मौजूद होंगे हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। ठीक है, जो दूर दूर होंगे उसको हम एज अ ग्रुप परसीव नहीं करते, उनको सेपरेटली परसीव करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपका से एक ग्रुप बना हुआ है जिसकी ट्राइंगल बनी है, इसको हम एज ए, क्योंकि ये करीब करीब है इसको हम एज अ ग्रुप देख रहे हैं, लेकिन ये जो इनको हम देख रहे हैं सेपरेटली पड़े हुए हैं, इसका एक ग्रुप नहीं बना सकते या बनाते नहीं हम, या उसको परसीव नहीं करते। Wertheimer believe that our perception of objects is influenced by their special relationship। अब ये जो कहता है स्पेशल रिलेशनशिप होता है ना जो एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का, उस पर बड़ा डिपेंड करता है हमारी कि हम कैसे परसीव करेंगे। स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है ये मैंने लिखा यहाँ पर। हाँ, स्पेशल रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है उसको भी समझ लें ताकि आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। स्पेशल रिलेशनशिप रेफर टू द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो पोजीशन होती है आर टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, या फिर जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन होती है किसी भी चीज की, वो उसका स्पेशल रिलेशनशिप है। इट इज द वे इन विच ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन स्पेस रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे को लेकर जिस तरह से हम अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट। ये इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि कितना डिस्टेंस है, डायरेक्शन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल the special relationship between two buildings can be described as adjacent if they are next to each other। एक दूसरे के साथ है तो हम कह सकते हैं adjacent यानी कि जुड़ी हुई हैं। opposite if they are across from each other, अगर एक दूसरे के सामने हैं लेकिन रोड के दूसरी साइड पे हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, तो हम उसको ऑपोजिट बोलते हैं। और डायगोनल इफ दे आर एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 45 डिग्री पर मौजूद है तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल। स्पेशल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? बेसिकली जो स्पेस या इन्वायरमेंट के अंदर जो सेटिंग होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको स्पेशल रिलेशनशिप बोल देते हैं। ठीक है, या स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। अच्छा, ईच अदर एंड दैट वी टेंड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन स्पेस, जो एक दूसरे के करीब होते हैं उनको हम ग्रुप्स में परसीव करते हैं, जैसा कि ये बताया गया है। अब डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी को हम देख रहे हैं। ग्रुपिंग, वी टेंड टू ग्रुप आइटम्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, जो चीजें एक दूसरे करीब होती हैं हम उसको एक ग्रुप परसीव करते हैं। सच एज यूटेंसिल्स इन सिल्वरवेयर, ड्रायर, बुक्स ऑन अ शेल्फ, और उसके बाद है जी शेल्फ, उसके बाद है आइटम्स ऑन अ डेस्क। एक डेस्क पर चीजें पड़ी होंगी उसको ग्रुप के तौर पर परसीव करेंगे। इसके साथ साथ बुक की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हम एक चीज मतलब के ग्रुप की फॉर्म में देख रहे होते हैं। इसी तरह किसी भी चीज में ड्रायर के अंदर कोई चीजें रखी उनको एज अ ग्रुप परसीव कर रहे होते हैं। उसके बाद है विजुअल परसेप्शन। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल, वी मे परसीव अ ग्रुप ऑफ सर्कल्स एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इफ दे आर फार अपार्ट। अगर सर्कल्स एक दूसरे से दूर दूर मौजूद है तो उसको अलग-अलग परसीव करेंगे, बट एज अ पैटर्न इफ दे आर क्लोज टुगेदर। लेकिन अगर वो एक दूसरे के करीब हैं तो उसमें हम कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चूंकि ग्रुप बना के उसमें पैटर्न ढूंढ लेते हैं, पैटर्न ढूंढने वाली चीज देख। अच्छा, इसी तरह से वो कहते हैं ट्रैफिक पैटर्न्स। प्रॉक्सिमिटी प्लेज अ रोल इन अ ट्रैफिक पैटर्न्स। अब अगर ट्रैफिक या गाड़ियां एक दूसरे के करीब होंगी ना तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में क्या कर रही होंगी, एक्ट कर रही होंगी। यानी कि अगर गाड़ियां करीब करीब हैं तो वो हमें लग रहा होगा कि ट्रैफिक जैम हो गई है। अगर करीब गाड़ी है तो वो एक ड्राइवर क्या करेगा, उसको मतलब परसीव करेगा कि यार मेरे पास है, करीब है गाड़ी, ठीक है, कोई भी व्हीकल मेरे करीब है, तो उसको उसी हिसाब से क्या होता है परफॉर्म करना होता है, उसी हिसाब से एक्ट करना होता है। स्लो करनी है या तेज करनी है वो इसी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आसपास गाड़ियों को किस तरह से देख रहा है। ठीक है, उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन। पीपल हु आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर आर मोर लाइकली टू इंटरेक्ट और कम्युनिकेट। आपने ये हमेशा देखा होगा कि आपके आसपास अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके बस में जो आपके आसपास बैठी फीमेल है उसके साथ आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, बजाय इसके कि आप अगले से अगली मतलब 2 सीट छोड़ के बैठी फीमेल के साथ इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं आपके अगर करीब कोई बैठा तो आप इंटरेक्ट कर लेते हो, अगर करीब नहीं बैठा तो आप इंटरेक्ट भी नहीं करते हो, आप चुप करके बैठे रहते हो। ठीक है, इसी तरह टीम वर्क। इन अ ग्रुप सेटिंग प्रॉक्सिमिटी कैन अफेक्ट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अगर मतलब लोग एक ग्रुप की फॉर्म में हैं तो हम उसी तरह से कोलैबोरेट करके टीम वर्क के सूरत में काम कर रहे होते हैं। अगर दूर दूर हैं तो हम एक टीम की सूरत में काम नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप सबको कोई असाइनमेंट दी जाए तो जब आपको असाइनमेंट दी जाती है तो आप क्या करते हैं, आप एक दूसरे से मशवरा करके कर रहे होते हैं या उन लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपके करीबी हैं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप असाइनमेंट आपकी और आप किसी और क्लास के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें या उससे मशवरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मतलब कि प्रोक्सिमिटी जितना क्लोज होता है, क्लोजनेस पे बेसिकली यहाँ पर क्लोजनेस की बात हो रही है कि क्लोजनेस पे डिपेंड करती हैं हमारी बहुत सारी चीजें, ना सिर्फ हमारी परसेप्शन बल्कि हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमारी प्रोक्सिमिटी पर ही डिपेंड कर रही होती हैं, या वो प्रोक्सिमिटी हमारी डेली लाइफ की जो होती हैं उनको क्या कर रही होती हैं, इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। Verdamer concept of proximity highlights the importance of special relationship and how they impact our perception and behavior in daily lives। हमारे मतलब कि डेली लाइफ के बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करते हैं, हमारी परसेप्शन को भी इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं ये चीजें। ठीक है, समझ आ गई? पहले तो नहीं ऐसा कभी आपने पढ़ा था या पढ़ा था डेली लाइफ के हिसाब से? सुन रहे हैं मेरी बात के नहीं? समझ आ गई है? जी सर, जी सर, समझ आ गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर परसेप्शन टू फ्लो अ डायरेक्शन टू कनेक्ट एलिमेंट्स इन अ वे दैट मेक्स देम सीम कंटिन्यूअस और फ्लोइंग। जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देख रहे होते हैं, एक एक सीक्वेंस में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं या एक पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसमें कंटिन्यूटी ढूंढ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे आ रही है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस एक आपको फ्लो लग रहा है, और ये जो लाइन ऐसे आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए यहां से यहां तक ये अलग है, हमारे पास डॉट्स, यहां से यहां तक ये अलग है, यहां से यहां तक ये अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन हमें लग रहा है चूंकि ये एक प्रिंसिपल है परसेप्शन का, तो ये हमें लगता है कि ये वाली लाइन ऐसे आके इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, और ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है। हमने इसके में कंटिन्यूटी फाइंड कर ली, हालांकि ये डॉट्स हैं सेपरेटर बने हुए। ठीक है, Wertheimer believed that the humans perceive objects as a unified whole rather than as a individual parts। ये वही वाली बात है, this is due to the principle of continuity। वो कहता है हम एज अ होल क्यों देखते हैं, continuity की वजह से, which states that the people tend to group together objects that form a continuous pattern। जब हम चीजों को परसीव करते हैं तो उसमें हम एक फॉर्म, कंटिन्यूअस फ्लो या फॉर्म या पैटर्न बना देते हैं। मिसाल के तौर पर डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं, रीडिंग। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, व्हेन वी रीड अ सेंटेंस वी परसीव इट एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स। हम उसको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में देख रहे होते हैं। जैसे ये वाला हमने सेंटेंस अभी पढ़ा है, अगर हम इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं देखेंगे तो हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसको वेन पर ही रोक देंगे तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में इस सेंटेंस को हमने देखा है तो समझ आया है, रादर देन एज इंडिविजुअल लेटर्स आर वर्ड्स। बजाय इसके कि हम इसको लेटर्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में देखें। दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक तो हमने इसको एज अ होल देखा, दो चीजें इसमें समझ लीजिएगा। एक तो एज अ होल देखा, दूसरा इसमें कंटिन्यूटी देखी है। एज अ होल तो हमने देखा ही देखा है, उसको कंटिन्यूसली भी देखा है। वेन अब ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने इसको समझना है तो इसको आगे पीछे वर्ड्स को कर दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। हमने इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बनानी है और इसको एज अ होल भी देखना है। उसके बाद है जी, दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी विच ग्रुप टुगेदर द लेटर्स एंड वर्ड्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूस पैटर्न। मोशन परसेप्शन, वो जो मोशन परसेप्शन हमने ऊपर भी देख ली है। व्हेन वी ऑब्जर्व अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स वी परसीव इट एज अ कंटिन्यूस मोशन। जब हम उसको मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो कंटिन्यूस पैटर्न उसमें ढूंढ लेते, रादर देन एज इंडिविजुअल फ्रेम्स आर स्नैपशॉट्स। बजाय इसके कि हम उसको इंडिविजुअल फ्रेम्स में देखें। दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्ट। जब आर्ट की कोई हम देखते हैं चीज, इन आर्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी। जब आप किसी पेंटिंग को देखते हैं या किसी और चीज डिजाइन को देखते हैं तो वो उसके अंदर भी आपने एक कंटिन्यूटी या पैटर्न ढूंढना होता है। अगर वो नहीं ढूंढेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंटिंग दैट यूजेस सिमिलर कलर्स और पैटर्न्स थ्रू आउट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप एक ही पेंटिंग के अंदर एक ही तरह के कलर्स को देख रहे हैं और उसको फिर उसके कलर्स को देखते हुए, डिजाइन को देखते हुए एक पैटर्न बना रहे हैं, तो वो पैटर्न जो बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही बन रहा होता है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो आपका वो पैटर्न बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद डिजाइन। इन डिजाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफन यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्लो एंड कोहेरेंस। वही वाली बात है, फ्लो और कोहेरेंस देखेंगे तो आप डिजाइन को बना पाएंगे या समझ पाएंगे। कंटिन्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हेल्प टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन कोहेसिव होल्स रादर देन एज अ डिस्कनेक्टेड पार्ट्स। होल में, अगर होल में भी देखना है तो आपको कॉन्टिन्यूटी उसमें लानी पड़ेगी। सिमिलैरिटी,
सिमिलर पार्ट्स टेंड टू बी सीन टुगेदर एज फॉर्मिंग अ ग्रुप। एक जैसे जो चीजें होंगी उनको हम एक ग्रुप में तस्वर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल एक ग्रुप है, ट्राइंगल एक ग्रुप नजर आ रहा है। Furthermore, believe that we tend to group together objects that are similar in appearance, shape और color। एक जैसे शेप, कलर और अपीयरेंस होगी तो उसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर सॉर्टिंग की बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं डेली लाइफ से। जब हम इसको सॉर्ट करना होता है, अलग अलग करना होता है, तरतीब लगाना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे कलर्स को हम लैदा कर देते हैं, उसको लैदा परसीव करते हैं, जो सेम डिजाइन है उसको लैदा परसीव करते हैं, ठीक है। फिर जब हम उनको लैदा परसीव करते हैं या एक जैसे डिजाइन को हम ग्रुप की फॉर्म में देख रहे होते हैं, या एक जैसे कलर, अब आपके पास 10 कलर है, 10 कलर के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर रेड कलर की नजर आ रही है तो उसको आप एक ग्रुप को की फॉर्म में उसको रिकग्नाइज करते हैं और फिर उनको अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, एक ग्रुप की फॉर्म में देख रहे हो सिमिलरिटी की बेस पे। उसके बाद है फैशन। वी ऑफन चूज क्लॉथिंग आइटम्स दैट आर सिमिलर इन स्टाइल और कलर, सच एज वेयरिंग ऑल ब्लैक और चूजिंग क्लॉथ विद सिमिलर पैटर्न्स। आप अपनी जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ये मतलब कि उसके अंदर एक पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं, एक तरह का कलर देख रहे हैं, एक तरह का डिजाइन देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ही कलर का ड्रेस, एक ही कलर के जूते, एक ही कलर की आप बाज दफा वो चूड़ियां भी खरीद रहे होते हैं। तो मतलब वो सारी चीजें। एडवर्टाइजमेंट के जरिए बहुत चीज बड़ी यूज होती है। एडवर्टाइजिंग ऑफर यूज सिमिलैरिटी टू ग्रुप टुगेदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अगर एक ही मतलब के सर्विसेज को इकट्ठा शो करना है तो आपको उसको ग्रुप फॉर्म में शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका डिजाइन एक जैसा बनाना पड़ता है। दैट शेयर सिमिलर फीचर्स आर बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है। यस सर। ओके। एक ही डिजाइन के अगर आपने स्मार्टफोन्स देने हैं, कोई भी चीज है उसको एक साथ देखना होगा। इन इंटीरियर डिजाइन, जब हम अपना रूम वगैरह को सेट कर वहां पर फर्नीचर की बात करते हैं, सेटिंग की बात करते हैं, तो उसमें भी हम सिमिलैरिटी को देख रहे होते हैं कि ये सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए, ये वो इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, रूम में फीचर फर्नीचर एंड डेकोर दैट सिमिलर कलर्स और टेक्सचर, जैसा कलर वगैरह। ग्रुप आइडेंटिटी सिमिलैरिटी कैन आल्सो इन्फ्लुएंस आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस भी इस सिमिलैरिटी की बेस पर ही हो रहा होता है। वी मे फील अ सेंस ऑफ camaraderie with people who share similar interest or values or identify with groups। एक जैसे हमारे जो अपने कल्चर के लोग, अपनी लैंग्वेज के लोग, या अपनी फैमिली के या अपनी सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ हम एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, या खुद को उनके साथ वाला या उनको अपने जैसा तस्वुर करते हैं या समझते हैं। क्यों समझते हैं? सिमिलैरिटी की बेस पे। वो जुबान की हो सकती है, वो ड्रेस की हो सकती है, वो कल्चर की हो सकती है। जैसे एक हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, ठीक है, ये इस तरह से। सिमिलैरिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप मतलब वो कहता है कि ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है हमें दुनिया को समझने के काबिल बनाता है। एज वेल एज क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी और बिलोंगिंगनेस। यूनिटी और बिलोंगिंगनेस भी सिमिलैरिटी की बेस पर हमें पैदा होती है, या अंडरस्टैंडिंग एक बनती है हमारी यूनिटी की। उसके बाद है क्लोजर। Closure is a concept developed by Gestalt psychologist Max Wertheimer. It refers to the tendency of our mind to perceive incomplete or fragmented information as complete and whole। अगर आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें जो कंप्लीट नहीं है, तो आपका माइंड के पास ये एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी है कि वो उसको खुद कंप्लीट करके उसको समझने की कोशिश करता है, यानी कि खाली जगह फिल करके उसको समझने की कोशिश करता है। ये मतलब कि हम अक्सर ये चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर अब देखें, अब ये यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर कोई स्पेस है, जगह खाली है, लेकिन हमारा माइंड समझ रहा है कि यहाँ पर यार ये अगर इस लाइन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल बनती है, ठीक है। मतलब माइंड ने खुद ही ये तस्वर कर लिया, समझ लिया बल्कि कि ये ट्राइंगल है। ये नहीं उसने बोला कि ये ऊपर वाला पार्ट लैदा समझ लो, नीचे वाला लैदा समझ लो। उसने बोला ये ट्राइंगल है, और एक दूसरी ट्राइंगल उसने ऊपर बना दी इसके। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पजल वगैरह होती है। व्हेन वी वर्क ऑन जिग्सा पजल वी यूज क्लोजर टू फिल इन द मिसिंग पीसेस। जब हमने इस तरह की कोई पजल को ढूंढना मतलब कि सॉल्व करना था, तो हम फिर क्लोजर की बेस पर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन सा पार्ट लगेगा। जो पार्ट लगना होता है उसको हम मतलब कि वहां पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है रीडिंग।
When we read a sentence, we often use closure to fill in the missing letters or words that we may have missed. अगर फर्ज करें आपके पास खाली जगह आती है तो आप रीड करके देखते हैं, आगे वाला और पीछे वाले लेटर्स को देख रहे, वर्ड्स को देख रहे होते हैं कि यार ये मतलब क्लोजर वाला फिनोमेना वहां पर यूज करके आप देख रहे होते हैं कि इसके दरमियान में क्या आएगा। खास तौर पर जब हमारे पास एग्जांपल होती है, जब हमने वो प्रेपोजिशन वगैरह करनी होती है ना, वो क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहां पर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। इसी तरह परसेप्शन में, इसी तरह मेमोरी के अंदर भी ये चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। When we see an object that is partially hidden or obscured, we often use closure to mentally fill, जैसे ऊपर हमने fill किया है। मेमोरी में क्या होता है, क्लोजर कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन आवर मेमोरी एज वी ऑफन फिल इन गैप्स इन आवर रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स टू क्रिएट अ कंप्लीट और कोहेरेंट नैरेटिव। जब हमारे पास कोई पूरी यादें या कोई हमने किसी चीज को किसी इवेंट को या किसी मेमोरी को याद करना होता है, तो उसको भी हम क्लोजर बेस पे ही क्या कर रहे होते हैं, अच्छे से याद कर रहे होते हैं। क्लोजर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड अलाउज अस टू परसीव द वर्ल्ड एज अ कोहेसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड होल। हमने वर्ल्ड को एज अ होल देखना होता है, उसमें ये वाला फिनोमेना भी यूज हो रहा होता है। उसके बाद है सिंप्लिसिटी। जब आपके पास, अच्छा सिंप्लिसिटी के दो नाम और हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, एक प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस। इसको अक्सर प्रेग्नेंस के नाम से भी आपको सुनने को मिलेगा, और लॉ ऑफ गुड फिगर भी इसका बोला जाता है। तीन नाम है इसके, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारे सामने कोई कम्प्लेक्स चीज आती है ना, कम्प्लेक्स फॉर्म आती है, तो हमारा माइंड उसको सिंपल करके समझने की कोशिश करता है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे ब्लैक फॉर्म है, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, कम्प्लेक्स पिक्चर बनी हुई है। हमारा माइंड क्या करेगा, इसको जो राइट साइड पे है ना, इस तरह सिंपल करके समझने की कोशिश करेगा। ट्राइंगल लैदा बनाएगा, सर्कल लैदा बनाएगा, फिर क्यूब लैदा बनाएगा, ठीक है। जब हमारे सामने कोई कम्प्लेक्स चीज आती है तो उसमें हमारा माइंड सिंप्लिसिटी वाला रूल अप्लाई करता है, उसको समझता है। ये है इसका बेसिकली। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी इनकाउंटर अ कम्प्लेक्स विजुअल सीन, जब हम कम्प्लेक्स सीन को देखते हैं, द ब्रेन टेंड टू सिंप्लीफाई इट, जैसे हमने अभी ऊपर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। फोकसिंग ऑन द मोस्ट सेलिएंट और प्रोमिनेंट एलिमेंट्स, वो देखता है कि उसमें प्रोमिनेंट एलिमेंट कौन कौन से है, प्रोमिनेंट एलिमेंट को देखता है, उनको अलग करता है, समझ लेता है। एंड इग्नोरिंग द रेस्ट, फिर दूसरे जो होते हैं उनको इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लुक एट अ लैंडस्केप वी मे फोकस ऑन द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स, हम जो मतलब कि वहां पर प्रोमिनेंट या डिस्टिंक्टिव या सेपरेट चीजें होंगी उनको देखते हैं, सच एज माउंटेन और रिवर, एंड इग्नोर द स्मॉलर डिटेल्स। जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहां पर हम ज्यादातर जो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं उनको देख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि हम बहुत बारीकी में जाके सब चीजों को इग्नोर, मतलब कि सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जो चीज वो कहते हैं कि हमारे लिए हमें ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी, उसको हम देख लेते हैं एज अ सिंप्लिसिटी के तौर पर, या सिंप्लिसिटी का फिनोमेना यहाँ पर यूज करते हैं कि हम कम्प्लेक्स चीजों को नहीं बनाते बल्कि सिंपल बना के समझ लेते हैं। लैंग्वेज, व्हेन वी हेयर अ सेंटेंस वी टेंड टू सिंप्लीफाई इट बाय एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब हम कोई चीज कोई सेंटेंस सुनते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं, या सिंप्लीफाई कर देते हैं कम्प्लेक्स करने की बजाय, या कम्प्लेक्स ही आगे बताने के बजाय। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन से आई एम गोइंग टू स्टोर टू बाई मिल्क एंड ब्रेड, हमें कोई ये डिटेल में फिक्रा बनाता है, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, दे आर गोइंग टू द स्टोर, जस्ट इतना कह के इसको मतलब सिंप्लीफाई कर दिया और अंडरस्टैंड कर लिया कि वो स्टोर पे जा रहे हो। स्टोर पे अंडरस्टूड है कि हमें पता है कि क्यों जाना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, when we encounter a problem or challenge we tend to simplify it by breaking it down into smaller more manageable parts। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे होते हैं। दिस कैन हेल्प अस कम अप विद द मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, व्हेन फेस्ड विद द कम्प्लेक्स डिसीजन वी टेंड टू सिंप्लीफाई इट बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड इग्नोरिंग द रेस्ट। जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लेना तो आप देखते हैं यार इसका मुझे फायदा क्या होगा, ठीक है। मोटे मोटी चीजें देखते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है, मेरा फायदा जो है बेहतर है, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर देते हो और उस डिसीजन को ले लेते हो। अगर आपको लगता है फायदा कम है, नुकसान ज्यादा, तो भी आप उस हिसाब से डिसीजन लेते हो, सिंप्लीफाई करके देखते हो। ये नहीं कि आपने जब डिसीजन लेना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब आपने डिसीजन लेना है, अब आप ये भी सोचो कि अब्बू क्या सोचेगा, ये भी सोचने लग जाओ अम्मी क्या सोचेगी, ये भी सोचने लग जाओ मेरे भाई क्या सोचेंगे, बहनें क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, सहेलियां क्या सोचेंगे, हमसाये क्या सोचेंगे। कम्प्लेक्स करी जा रहे हो आप ये सोचो
कि यार इसमें मेरा फायदा कितना है, फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। फायदा ज्यादा है तो डिसीजन को ले लो, ठीक है, यानी कि ओके कर दो। अगर नुकसान ज्यादा है तो उसको ओके ना करो, रुक जाओ। सिंपल सी बात है, कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। Simplicity is an important concept that helps us process and make sense of information in a more efficient and effective way while facing our experience a complex situation। हम उसको effective या आप कह सकते हैं कि efficient way में देखने की कोशिश करते हैं। फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल। फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, बेसिकली शॉर्टली बताता हूं कि आप जब किसी चीज को देखते हैं तो एक तो उसका वो ओरिजिनली वो चीज होती है, दूसरा उसका बैकग्राउंड होता है। अब आप बाज दफा आप फिगर को देख लेते हो, बाज दफा आप उसके बैकग्राउंड को देखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको वो फ्लॉस्क भी नजर आ रही है, दो फेस भी नजर आ रहे हैं। अगर आप फ्लॉस्क को देखेंगे तो आपको फ्लॉस्क की नजर आएगी, अगर आप फ्लॉस्क को देखने की बजाय उसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको दो फेस नजर आ रहे हैं। इस इधर भी आप देखें, ये फेस ऊपर आ गए हैं, और अगर आप इन फेस को छोड़ के अगर इसके बैकग्राउंड की तरफ जाए तो आपको ऐसे लगे जैसे फ्लॉस्क बनी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि या आप फिगर को देखते हो या ग्राउंड को देख रहे होते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से परसीव करना है। अब ये यहाँ पर लिखा भी है कि डिपेंड्स अपॉन आवर इंटेंशन, कि हमारी इंटेंशन क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन वी परसीव अ विजुअल सीन वी टेंड टू सेपरेट द विजुअल एलिमेंट्स इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फिगर, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं, एक तो वो उसको फिगर बोल दिया, एंड द ग्राउंड, द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द फिगर स्टैंड, ठीक है, उस बैकग्राउंड जहां पर वो फिगर मौजूद है उसका बैकग्राउंड, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किसको देखना है। डेली लाइफ से देख लेते हैं। द वाइट लेटर्स ऑन अ ब्लैक कंप्यूटर कीबोर्ड। अब आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर आप जो वाइट जो आपके उसके लिखा होता है, अल्फाबेट के जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको आप देख रहे होते हो और बैकग्राउंड को इग्नोर कर रहे होते हो, ठीक है। या आप बैकग्राउंड को देखते हो तो उनको इग्नोर कर देते हो। द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, अगर वॉल के सामने, दीवार के सामने कोई खड़ा है तो हम उस बंदे को देख रहे होते हैं, वॉल को इग्नोर कर देते हैं, या हम वॉल को देखते हैं बंदे को इग्नोर करते हैं। रीडिंग अ बुक, जब बुक देखते हैं तो हमारे पास बुक का जो बैकग्राउंड वो व्हाइट होता है और उसके ऊपर जो लिखा होता है वो ब्लैक होता है। जैसे ये भी पेज बना हुआ है, ये भी बुक का ही पेज समझ लें। बाकी ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आगे। इसका डेली लाइफ में अगर यूज देखना है तो कैसे देखना है। होम डेकोरेटिंग, व्हेन वी डेकोरेशन अ रूम वी ऑफन यूज द फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल टू क्रिएट अ फोकल पॉइंट सच एज पीस ऑफ आर्ट वर्क और पीस ऑफ फर्नीचर विच स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द रूम। जब आपने डेकोरेशन करनी होती है तो आप देख रहे होते हैं कि किस जगह पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी, किस जगह पर हमने दीवार को वाजे करना है, किस जगह पर हमने उस चीज को वाजे करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सोफा रखना है तो आप देखना चाहते हैं कि कहां पर ये सोफा ज्यादा अच्छा लगेगा, पड़ा हुआ ज्यादा वाजे नजर आएगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग वाली चीज होती है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी यही चीज देखते हैं कि वो इस तरह से बना रहे होते हैं किसी भी एड को या किसी भी चीज को कि वो जो चीज हम दिखाना चाहते हैं वो ज्यादा वाजे नजर आए, बजाय इसके कि वो जो लोग हैं बैकग्राउंड, इस तो उसका जो है जो एडवर्टाइजमेंट है वो खराब होगी। तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरह से डिजाइन करें कि वो जो चीज हम दिखाना चाहते हैं वो वाजे नजर आए। मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजर्स यूज द फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल टू क्रिएट एड्स दैट आर विजुअली अपीलिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग। वो जो अपील करे अटेंशन को ग्रैब कर ले। फॉर एग्जांपल दे मे यूज अ ब्राइट कलर और एन इमेज टू क्रिएट अ फिगर दैट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट अ प्लेन और न्यूट्रल बैकग्राउंड। मतलब कि वो बैकग्राउंड की बजाय वो खुद वाजे हो, बैकग्राउंड इतना वाजे ना हो। इसी तरह नेविगेशन, जब हम नक्शे वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर भी हम बैकग्राउंड को नहीं देख रहे होते बल्कि जो चीज हम देखना चाहते हैं उसको देखना चाह रहे होते हैं। वेब डिजाइन, मतलब कि जो जो चीज जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं या किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर पड़ी हुई चीजें कितनी अच्छी हमें अपील करती हैं, ग्रहती हैं। ड्राइविंग, we use the figure ground principle to navigate the road and avoid obstacles। हम रोड को नेविगेट, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, रुकावटें, उनको अवॉइड करें तो we perceive the other cars and pedestrians as figure while the road and the surroundings environment are the grounds। अच्छा, ये यहाँ तक हमारे पास हो गए जो प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद कुछ इसके बारे में बात की उन्होंने। दिस ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल डू नॉट डिपेंड ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस।
इसके लिए वो कहते हैं ये प्रिंसिपल जो होते हैं हायर मेंटल ऑर्डर या पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करते, बट आर प्रेजेंट इन द स्टिमुलाई देमसेल्व्स, ये उस स्टिमुलस पर डिपेंड कर रहे होते हैं जिसको हम देख रहे हैं। और दैम कॉल्ड देम पेरिफेरल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को पेरिफेरल फैक्टर बोला है, बट ही आल्सो रिकॉग्नाइज दैट सेंट्रल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस परसेप्शन, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी नो दैट द हायर मेंटल प्रोसेस ऑफ फेमिलियरिटी एंड एटीट्यूड कैन अफेक्ट परसेप्शन, ये चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं। In general, however, the Gestalt psychology focused more on the peripheral factors of perceptual organization than on the effects of learning or experience. उन्होंने learning या experience की बात नहीं की, उन्होंने बोला कि वो जो stimulus या sensation हमें मिल रही होती है उसी पर डिपेंड करता है कि हमने क्या पैटर्न बनाना है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज आगे बढ़ें जल्दी से। नो सर, नहीं है। ओके अब उसके बाद हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, एक फिनोमेना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द डॉक्ट्रिन दैट देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन साइकोलॉजिकल और कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड द अंडरलाइंग ब्रेन एक्सपीरियंस। वो कहता है आइसोमॉर्फिज्म वो फिनोमेना है जिसके अंदर कहता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है या कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसमें, और हमारा जो ब्रेन के अंदर एक्सपीरियंस हो रहा होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है, या वो जुड़े होते हैं या वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो साइकोलॉजिकल या कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या एक्सपीरियंस होगा। इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आइसोमॉर्फिज्म रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल प्रोसेस एंड ब्रेन एक्टिविटी और अदर फिजिकल प्रोसेस, यानी कि हमारा ब्रेन किसी तरह एक्टिविटी करेगा, किस तरह परफॉर्म करेगा अपॉन आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, या हमारे फिजिकल प्रोसेसेस कैसे होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन आवर सेंसेशन। It suggests that there is one-to-one corresponding between mental process and neural processes, meaning that each mental state corresponds to a specific pattern of neural activity। यानी कि जब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं या सेंसेशन हमें मिलती है उसी तरह की जो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी कैसे होनी है, हमारे न्यूरॉन्स ने किस तरह से एक्टिवेट होना है, उसी पर डिपेंड करता है जो हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है। इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कांसेप्ट है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी प्रपोज दैट देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मेंटल एक्सपीरियंस एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जांपल दिस सजेस्ट दैट आइसोमॉर्फिज्म ये होगा रिलेशनशिप बिटवीन जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल यूनिट्स जो हमारे होते हैं उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल वही वाली बात है। ओके सर। हाँ जी, यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा ब्रेन में कैसी एक्टिविटी होनी है। ठीक है, इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। वो उसी मतलब कि हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी। उसके बाद है मोटर कंट्रोल। आइसोमॉर्फिज्म हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मोटर एक्शंस एंड न्यूरल एक्टिविटी दैट अंडरलाई देम। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटी दैट कोरेस्पॉन्ड। जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या छूते हैं या देखते हैं तो उसी पर डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड जो हमारे न्यूरल कह सकते हैं न्यूरल पाथवेज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और इसी तरह से हमारी मोटर मूवमेंट हो रही होती है उसी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इसके क्रिटिसिज्म को। क्रिटिसिज्म ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थोड़ा सा आसान फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है, समझ लेते हैं इसको। ओवर एम्फसाइज ऑन परसेप्चुअल प्रोसेस। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर क्रिटिसिज्म हुआ उसमें एक ये भी है कि इन्होंने ओवर एम्फसाइज किया चीजों को। कैसे? सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसेस इन कॉग्निशन, कि हमारी जो परसेप्शन है ना या जो प्रोसेसेस हैं इसको कहते हैं गेस्टाल्ट वालों ने ज्यादा ही ओवर एम्फसाइज कर दिया है, while downplaying other important factors such as memory, attention and language। मतलब कि उन्होंने जो मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज है ना इसको इग्नोर कर दिया, इसको बोला कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि परसेप्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्होंने ओवर एम्फसाइज कर दिया ना कि परसेप्शन जो है इसी पर डिपेंड करता है कि हमने क्या सोचना समझना है।
उन्होंने अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। उसके बाद है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, और वो कहते हैं कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द फाइंडिंग्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैव लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। इनकी बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि एप्लीकेशन नहीं है। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी, इसको बकायदा एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव नहीं किया, वो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लैक करता है, इसलिए ये इतना अच्छा नहीं है। टू सपोर्ट इट्स क्लेम्स, while some of the principles have been supported by research, other remains controversial। कुछ चीजों को रिसर्च ने प्रूव किया है, ठीक है, सपोर्ट किया, लेकिन बाकी अभी भी कंट्रोवर्शियल ही हैं। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया गया है। In perception and cognition, for example, people with different cultures, backgrounds may perceive visual scenes differently। वो कहता है कि different cultures के लोग हो सकता है कि एक ही चीज को डिफरेंटली परसीव करें। इसने बोला है कि एक ही तरह से परसीव करेंगे, तो ये भी एक इस पर क्रिटिसिज्म था। उसके बाद है ओवर एम्फोसिस ऑन द होल। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी emphasizes the importance of the whole in perception, but some critics argue that this over emphasizes the role of holistic processing, downplays the importance of local processing। वो कहता है कि जो होलिस्टिक प्रोसेसिंग है, इस पर ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, बजाय इसके कि वो लोकल प्रोसेसिंग यानी कि एलिमेंट्स की बात करे या डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करे, उस पर जोर देने के बजाय इसने होल की बात की है। उसके बाद इंसाइट लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। कोरलर ने ये बोला था ना कि जो है इसका जो नोशन था कि जो हम चीजों को बहुत दफा इनसाइट लर्निंग के साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं। अटेम्प्ट्स टू, इसने बोला था, बोला गया है, अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट द टू स्टिक्स एक्सपेरिमेंट विद चिंपैंजीज हैव प्रोवाइडेड लिटिल सपोर्ट फॉर द रोल ऑफ इनसाइट इन लर्निंग। वो कहते हैं कि जो उसका एक्सपेरिमेंट था ना, वो जो दो स्टिक्स को जोड़ना था, वो थोड़ी सी सपोर्ट मिली है, यानी कि वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है इनके कॉन्सेप्ट को, जो इन्होंने बोला था ना कि वो इनसाइट लर्निंग है, ठीक है, वो इतना अच्छा कहते हैं कि वो है नहीं, इतना कोई ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। दीज लेटेस्ट स्टडीज सजेस्ट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग डज नॉट अकर सडनली। बाद में स्टडीज ने बताया कि जो लर्निंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सडनली नहीं होती। इट में डिपेंड ऑन प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंसेस, ये आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। ये नहीं कि अचानक से आपका सोल्यूशन आया, आपने उसको सॉल्व कर दिया और उसमें आपकी लर्निंग का या एक्सपीरियंस का कोई अमल दखल ना हो, ऐसा नहीं होता। क्रिटिक्स ने ये बात की थी। जी, कोई क्वेश्चन?